हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई मधुमेह की समस्या आफ्टर कोविड पीरियड, क्या डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस यंग में बढ़े हैं? टाइप 2 के तो बढ़े ही हैं इंसिडेंस, टाइप 1 के भी इंसिडेंस बढ़े हैं। डायबिटीज़ मेलिटस टाइपिस इंसिपिडस ये क्या होता है? अगर मैं यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मेरा सही था आंसर उसका। फिर मैंने बताया ना, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। टाइप 2 में डिजीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, टाइप 1 में इंसुलिन बनने की प्रॉब्लम है। आजकल हर फैमिली में वीकेंड्स को लोग बाहर खाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इंक्रीज। आयुष साहब ने कहा कि बहुत ही अनियमित दिनचर्या होती है। पुलिस वाली जो जॉब होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारे ना तो खाने का शेड्यूल होता है कि तो हमारा अगर डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकता है, तो डाइट डिले भी नहीं करना है, नियमित रूप से आप प्रॉपर एटलीस्ट 3 टाइम मील। नमस्कार साथियों, आज के हेल्थ टॉक के दूसरे भाग में मैं डॉक्टर सुधीर गांगे दुर्ग जिला पुलिस के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हेल्थ टॉक में हमारा उद्देश्य है वैज्ञानिक तरीके से आप तक सही जानकारी को पहुंचाना। आज हमारे साथ हैं हमारे दुर्ग जोन के आईजी साहब श्री राम गोपाल गर्ग सर, आईपीएस। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव जायसवाल, डीएम एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटोलॉजिस्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋचा जैन, जो आहार विशेषज्ञ हैं। साथियों, आज का विषय है हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई मधुमेह की समस्या। बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स में कई भ्रांतियां होती है, कई सत्य भी होता है। तो हमारा उद्देश्य है हम वैज्ञानिक तरीके से अपने बातों को कैसे रखें। मैं सबसे पहले हमारे आईजी साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि पुलिस हमारे ही समाज का एक अंग है, बहुत दबाव में काम करती है, उसमें भी डायबिटीज़ की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। साहब, डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पुलिस के चैनल पर आए और आज जो जानकारी साझा करेंगे उसमें ना केवल हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो उसमें लाभान्वित होंगे, बल्कि आम जनता जिनको भी भ्रांतियाँ होंगी डायबिटीज़ के बारे में, वो उसके उनके प्रश्नों के उत्तर होंगे। ये प्रोग्राम करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जितने से अधिक लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो डायबिटीज़ होता क्या है और उसके लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ हो रही है? अगर कोई कौन-कौन से टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं? और फिर दूसरा, डायबिटीज़ से बचने का क्या तरीका है? ख़ास करके किस स्टेज से हमें डायबिटीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ती है? और जो भी तरीके सुझाए जाते हैं, चाहे वो डाइटिंग के हों, चाहे फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बोलते हैं, कुछ कीटो डाइट नाम की चीज़ें भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं और कौन से प्रैक्टिकल लाइफ़ में एज़ ए पुलिस पर्सन हमारी जो ड्यूटीज़ है उसको देखते हुए कि इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं और डाइट पैटर्न भी सही से फिक्स नहीं कर पाते। तो उसको लेकर क्या पुलिस, स्पेशली पुलिस ऑफ़िसर्स, पुलिस के हमारे जवान क्या कर सकते हैं? और क्या-क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए? और अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी जाती है, तो उसके बाद इसको क्या ध्यान रखना चाहिए? ये मूल जो विषय है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसा सर ने पूछा कि डायबिटीज़ किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? ऐसे बोलने के लिए तो अगर हम काउंट करें इंडिविजुअली तो डायबिटीज़ 30 से 40 प्रकार की हो सकती है। जो सामान्यतः जो हम डायबिटीज़ देखते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ही बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, जो बच्चों को होती है। उसका इलाज इंसुलिन होता है, वो गोलियों से ठीक नहीं होता। जो सामान्यतः जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें हमारी लाइफ़स्टाइल और खान-पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 40 से 50% जो पेशेंट्स होते हैं, उनको आनुवंशिक होती है। उनकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट होती है। अगर आपके घर में किसी को शुगर है, सबके मदर-फादर किसी को शुगर है, तो आपको 35 और 35 इयर्स की एज के बाद अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। जैसे आपने सिम्पटम्स पूछा डायबिटीज़ के, जैसे डायबिटीज़ के कुछ सिम्पटम्स तभी आते हैं जब आदमी को कैटाबॉलिक फीचर्स आता है। कैटाबॉलिक फीचर्स जो हम बोलते हैं सामान्य भाषा में कि शुगर अगर आपका 500-600 से ऊपर आ रहा है,
तो आपकी मांसपेशियाँ वीक हो जाती है, बार-बार यूरिन आने लगता है, बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। रात में जो पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट रहती है कि सर पहले हम रात में यूरिन एक बार भी नहीं उठते थे, अब रात में हम 3-3 4-4 बार उठते हैं। अगर ये सब सिम्पटम्स आ रहे हैं आपको, वेट भी लॉस हो रहा है और सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको डेफ़िनेटली अपना शुगर चेक कराना चाहिए। शुगर में जो हम बोलते हैं जो सामान्यतः बोलते हैं फास्टिंग प्लाज़्मा ग्लूकोज़ बोलते हैं। अगर फास्टिंग प्लाज़्मा ग्लूकोज़ अगर आपका 126 126 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से ऊपर है, सो आपको डायबिटीज़ में आपको क्लासिफ़ाई किया जा सकता है। उसके अलावा HbA1c जो पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर होता है, अगर वो आपका 6.5 के परसेंट के ऊपर आता है, तो आप डायबिटीज़ क्लासिफ़ाइड हो जाते हो। उसके अलावा एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज़ पिला के हम 2 आवर्स के बाद ग्लूकोज़ चेक करते हैं। अगर आपको सिम्पटम्स हैं डायबिटीज़ के और उसमें अगर शुगर आपका 200 से ऊपर आ रहा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से ऊपर आ रहा है, तो आपको डायबिटीज़ क्लासिफ़ाई करा जा सकता है। सो डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया हैं ये। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आप 30 के ऊपर हो और आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल सेम है जो आप 18-19 में करते हैं। यूजुअली क्या होता है हमारी डाइट एंड लाइफ़स्टाइल हम जो बचपन में करते हैं, वो स्कूल गोइंग जब होते हैं उस समय हम चपाती 6 खाते हैं, 8 खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, पेरेंट्स भी खिलाते हैं। वही डाइट एंड लाइफ़स्टाइल हमारी 30 के बाद भी हम रखते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारा एज कम होता है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, वो स्लो होता है। तो हम जो पहले 6 रोटी खाते थे, उससे हमको शुगर नहीं होता था। लेकिन 30 के बाद वो 6 रोटी से शुगर हो सकता है। सो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर 35 के ऊपर हो, तो आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए और फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डायबिटीज़ का प्रिवेंशन आपको 25 साल की एज से ही करना चाहिए, ना कि डायबिटीज़ होने के बाद। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ का एक सिंगल कारण तो है नहीं। अभी तक तो यही मानते हैं कि हेरिडिटरी वो सब्जेक्ट को प्रोन बनाती है और एनवायरमेंटल फैक्टर प्रेसिपिटेट करता है डायबिटीज़ को। तो कौन-कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं, यदि किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो? सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी, हमारा खान-पान, रहन-सहन। सो अगर हम अपने खान-पान में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे मैदा का सेवन बहुत होता है, फ्राइड आइटम्स बहुत खाते हैं और उसके अलावा जैसे फ्रुक्टोज़ ज़्यादा लेते हैं। फ्रुक्टोज़ जो हम बोलते हैं फ्रूट जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, जैसे जैसे केला हुआ, अंगूर हुआ, ये सब जो ज़्यादा फ्रुक्टोज़ वाले फ्रूट्स होते हैं, ये सब एक्चुअली ग्रेजुअली हमारे बॉडी में फ्रुक्टोज़ के फॉर्म में जमा होते हैं, जो कि आगे जाके ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारे लिवर में डिपॉज़िट हो जाता है, जिससे हमारे को सेंट्रल ओबेसिटी होती है, तो पेट हमारा निकलने लगता है। सो वो पेट निकलना ही अर्ली इंडिकेशन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होता है, ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और हम अपनी लाइफ़स्टाइल में को वैसे ही रखते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल रखते हैं, ना तो कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और हमारा डाइट बढ़ता जा रहा है बाहर। जैसे आजकल हर फैमिली में वीकेंड्स को लोग बाहर खाते हैं, सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। सो हम 3 बार 4 बार हफ्ते में बाहर खा रहे हैं, रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, पुलिस जैसे कि आईजी साहब ने कहा कि बहुत ही अनियमित दिनचर्या होती है, तनाव बहुत ज़्यादा होता है। क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने आप को डायबिटीज़ से बचाएँ और डायबिटीज़ हो गया है, तो उसको कैसे अपने दिनचर्या से कंट्रोल करने का प्रयास करें? सो जैसा कि मैं बता रहा था कि पुलिस वाली जो जॉब होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारे ना तो खाने का शेड्यूल होता है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर प्रिवेंट करना है, अगर किसी को प्रिवेंट करना है, अगर आपको डायबिटीज़ है भी, तो अगर दवाइयाँ तभी काम करेगी जब आप डाइट को रेगुलर रखोगे और नियमित जैसे आपको डाइट डिले भी नहीं करना है, नियमित रूप से आप प्रॉपर एटलीस्ट 3 टाइम्स मील लेना है। सो अगर वैसा हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा अगर डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकता है और डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। सो इसमें डाइट और लाइफ़स्टाइल, जैसे हम अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे जो कि पुलिस लाइन में काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रेस लेवल, हर पॉइंट में स्ट्रेस है। अगर कोई केस भी आता है, उससे भी आपको नॉर्मल स्ट्रेस तो होता ही है, उसके साथ-साथ केस से रिलेटेड भी स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस को तो कम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा रूटीन ही है वैसा। सो हम एटलीस्ट 1 आवर अपने बॉडी के लिए निकालें, एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, रनिंग करें और डाइट को कंट्रोल करें, स्पेशली रात के डाइट को। जो कि क्या होता है, नॉर्मली पुलिस मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स को कि सुबह का नाश्ता नहीं खाते, जाके मेस में खाते हैं, दोपहर में खाना मिस हो जाता है, फिर रात में
पूरा फुल खाते हैं घर जाके, तो रात में फुल खाना बहुत ही हैवी हो जाता है उनके लिए, और खा के फिर सो जाते हैं। तो ये जो सेडेंटरी खाने के बाद जो अपन सो रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक है उनके लिए। सो वैसे मैं डायबिटीज़ का प्रेवलेंस आज नहीं तो कल डायबिटीज़ होना ही है। सो डाइट के अलावा एक्सरसाइज, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डाइट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 1 आवर निकालो और एक्सरसाइज करने के लिए, एटलीस्ट एरोबिक एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ रनिंग। रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर वो कर सकते हैं तो बेस्ट है आप लोग के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि अगर हमारा पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अगर अपना डाइटिंग शेड्यूल रिवर्स कर लें, कि जो रात को हैवी खाते हैं वो मॉर्निंग में हैवी खा लें, तो उससे हो सकता है कि ये समस्या का कुछ हल निकल आए। सर बहुत सारे यूट्यूब में कुछ मिथ्स चलते हैं, सत्य कितना है वो तो पता नहीं। कोई डीआईपी डाइट की बात कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर, डायबिटिक पेशेंट के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये कितना सही है? सो डायबिटिक डाइट में जो आप सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी प्रकार के 1000 प्रकार के डाइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम डाइट का मेन जो मकसद है, उसका मेन मकसद है कैलोरी इंटेक कम करना। अगर किसी भी फॉर्म में अगर आप कैलोरी इंटेक कम करते हो, सो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, और डायबिटीज़ है तो कंट्रोल रहेगा। सो अगर आप ट्वाइस ए डेली ईटिंग कर रहे हो, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, उसमें भी अगर अगर आप सोचते हो कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, बट 2 टाइम जो हम खा रहे हैं बहुत हैवी खा रहे हैं, तो उसमें भी कैलोरी की मात्रा तो पूरी हो जाती है। तो कैलोरी डेफिशिएंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैलोरी अगर डेफिशिएंट नहीं होगा, तो जो आप डाइट करना है कर लो, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो। मैम अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हिंदुस्तान में हैं, खाने की चीज़ें बड़ी अपने घर में सारी उपलब्ध है। ऐसी कौन सी चीज़ हमको खानी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, जिससे उसकी शुगर ना बढ़े? सर, हम जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी वैराइटीज़ हमारे फूड्स में खाने की, तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, हम ये प्रेफ़र करते हैं कि वो मीठा, जो हमारे घर पे एक हिंदुस्तानी खाने में मीठा बहुत फ़ेमस रहता है, हम एक मील के बाद मीठा प्रेफ़र करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि हम मीठे को तुरंत अपने जस्ट इमीडिएट आफ्टर मेन कोर्स ऑफ मील के बाद ना खाएँ। अगर हम उसको अवॉइड करते हैं, तो हम शुगर अपनी जो एलिवेट होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम सैलेड्स ज़्यादा खाएँ, दाल का प्रोटीन का जो इंटेक है वो हम अच्छा रखें। जब भी हम प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखते हैं, कार्ब्स एंड फैट का इंटेक थोड़ा-सा हम कंट्रोल करते हैं अपने डाइट में, तो उससे ये होता है कि हमारी जो शुगर है वो सडन एलिवेट नहीं होती, वो धीरे-धीरे कट में होती है। एंड जब हम फाइबर लेते हैं अपनी डाइट में और प्रोटीन लेते हैं, तो जो हमारा जो इंसुलिन है वो प्रमोट करती है इंसुलिन को सिक्रीट करने में पैंक्रियास को जाके। तो वो चीज़ें हमें हेल्प करती है कि हम शुगर उसको माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक चीज़ होती है कि हमारी शुगर बहुत जल्दी स्पाइक हो जाती है, बहुत लोगों में होती है कि अनकंट्रोल शुगर में आते हैं, तो वो हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी शुगर जो स्पाइक होती है, इट कैन बी ड्यू टू लो फाइबर दैट एंड दैट। तो हम उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ओट्स को इंक्लूड करिए अपने फूड में। ओट्स जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है डाइजेशन का वो लेट होता है, वो बहुत समय तक रहता है। तो जितने अब जैसे हम पुलिस बैकग्राउंड की बात करें, अगर किसी को शुगर है, अगर वो सुबह ओट्स अपने मील में इंक्लूड करते हैं, तो उनको जो भूख है वो बहुत टाइम तक नहीं लगाएगी, उससे सटाइटी वैल्यू हो जाएगी। एंड उसके साथ अगर हम उसको बोल देंगे आप कुछ सैलेड्स ले लें इन बिटवीन में, तो इट विल हेल्प हिम आउट टू कंट्रोल द शुगर ऑल ओवर द डे। सर एक क्वेश्चन है बड़ा विवादित भी कह लीजिए उसको। कई लोग दावा करते हैं हम डायबिटीज़ को ठीक कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक कर सकते हैं? हाँ या ना? दूसरा सर एक रिवर्सल प्रोग्राम चलता है और मुझे लगता है बड़ा मिसनोमर है, रिमिशन और रिवर्सल। तो रिवर्सल तो वो कंप्लीट क्योर मान के रखे, जो पॉसिबल है क्या? सो जो पहले लोग क्लेम करते थे कि डायबिटीज़ रिवर्सल हम कर सकते हैं। सो डायबिटीज़ रिमिशन और रिवर्सल की जो बात होती है केवल टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है। हर प्रकार के डायबिटीज़ को रिमिशन में नहीं कर सकते। सो जो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कुछ स्टडीज़ हैं जो कि ये प्रूव किए हैं कि रिवर्स हो सकता है डायबिटीज़। जैसे एक स्टडी है चाइना की, जिसमें उन्होंने देखा कि अगर डायबिटीज़ रिवर्स तभी हो सकता है किसी का अगर 5 इयर्स के अंदर है। मान लो किसी को डायबिटीज़ 5 साल के अंदर हुआ है और उसने अपना वेट और लाइफ़स्टाइल ठीक किया और काफ़ी सिग्निफिकेंटली वेट लॉस किया। वैसे केस में डायबिटीज़ रिमिशन हो सकता है, लेकिन रिवर्सल तभी बोलते हैं जब अगर किसी को बिना मेडिकेशन से अगर 1 साल बिना मेडिकेशन के डायबिटीज़ कंट्रोल है, तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। बट रिमिशन करना पॉसिबल है। जो चाइना की स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 5 साल के अंदर उन्होंने फ़ॉलो अप किया था पेशेंट्स को, उसमें भी 50% का ही हुआ था रिवर्सल। सो 50% पेशेंट रिमिशन में नहीं गए थे। सो डायबिटीज़ रिवर्सल
एंड रिमिशन इज पॉसिबल इन फ्यू ऑफ द पेशेंट अगर वो एक्सरसाइज और वेट लॉस सिग्निफिकेंट करते हैं, बट रिवर्सल थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ पेशेंट्स का ही हो सकता है अगर वो डाइट एंड लाइफस्टाइल को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन। एक बार डाइट लाइफस्टाइल को फिर से आपने छोड़ दिया, वापस फिर से शुगर हो जाएगा। तो रिवर्सल थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही मोटिवेटेड पेशेंट होना चाहिए उसके। सर टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया कि उनकी इंसुलिन की दरकार कम होती जाती है और एक ऐसा टाइम आता है इंसुलिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो गया और फिर सडन जो है वो उसके कॉम्प्लिकेशन में वो अस्पताल में प्रेजेंट करता है। वो स्थिति क्या है? सो उसे हम बोलते हैं हनीमून फेस। हनीमून फेस टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा फेस होता है जो कि स्टार्टिंग में अब शुगर काफ़ी बड़ा होता है और हम इंसुलिन दे के उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो वैसे कुछ दिनों के लिए लगभग ये 6 महीने से लेके 1 साल तक का फेस होता है, जब बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं थोड़े से रीजनरेट होके और थोड़ा इंसुलिन बनाते हैं कुछ दिनों के लिए। सो कुछ दिनों जितना दिन इंसुलिन बनता है उतने दिन के लिए शुगर कंट्रोल होता है। बट ये जैसे हनीमून फेस में भी ना पूरी इंसुलिन बंद नहीं होती है। 1 या 2 यूनिट जो बेसल इंसुलिन बोलते हैं, जो 24 घंटे की इंसुलिन होती है, वो चलती है। बट जो प्रांडियल इंसुलिन होती है जो कि 6 से 8 घंटे काम करती है, वो बंद हो जाती है बहुत सारे पेशेंट्स की। बट हमेशा मैं ये पेशेंट को समझाता हूँ कि अगर शुगर कम भी आए, बंद भी, मतलब आपको लगे कि बंद भी करना है, कि 24 आवर्स वाला इंसुलिन जो बेसल इंसुलिन होता है, वो कभी भी बंद नहीं करना होता। क्योंकि अगर अचानक हम बेसल इंसुलिन को 24 आवर्स को अगर बंद करते हैं, सो हमारे लिवर और किडनी से ना कीटोन बॉडी बनने लगती है। कीटोन बॉडी बनेगी जिससे कीटोसिडोसिस हो जाएगा और अचानक बच्चा सीरियस हो सकता है, नौजिया वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करके सीधा आईसीयू में या सीधा वेंटिलेटर की स्थिति में आ सकता है। सर अभी ये आईजी साहब ने कहा कि पुलिस का बड़ा तनाव भरी जिंदगी है, तो तनाव का डायबिटीज का शुरुआत होना और डायबिटीज वालों का शुगर कंट्रोल नहीं होना कितना संबंध है? सो इस तनाव का अगर आप क्लिनिकल लाइफ में पूछोगे तो बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को स्लीप नहीं हो रही है प्रॉपरली, सो डेफिनेटली आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दो, शुगर बढ़ा ही आएगा। इंसुलिन भी दे दोगे तो भी बढ़ाएगा। सो अगर किसी को डायबिटीज़ है और नींद और तनाव की वजह से स्लीप नहीं हो रही है प्रॉपरली, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं हो रही, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर शुगर्स। स्टडीज़ में हाउएवर स्टडीज़ में कुछ स्टडीज़ हैं जो बोलती हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वो स्टडीज़ इंडिया की स्टडीज़ नहीं है। तो दैट्स व्हाट इंडियन सिनेरियो में मैं तो हमेशा ही देखता हूँ। मतलब अगर जब पेशेंट्स का अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता, इवन आफ्टर इंसुलिन, इवन आफ्टर मैक्सिमम डोजेस ऑफ ओरल मेडिसिन, सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि नींद पूरी हो रही कि नहीं हो रही। सो उनका आंसर भी यही रहता है, सर नींद पूरी नहीं हो रही है। सर पुलिस वालों के लिए हम क्या सलाह दे पाएंगे? बेचारे सोने के लिए 8 घंटे का वक्त उसको निकालना है, 7 घंटा कम से कम उसको सोने का वक्त मिले। तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि डायबिटीज मैनेजमेंट में डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंक्लूड, बहुत ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आखिर में मेडिसिन आती है। ये समराइज हुआ। मैम आपसे मेरा क्वेश्चन ये सर, डिटॉक्स जी वाटर जैसे कार्डामन वाटर है, कोरंडम है, लेती है, कोकुम्बर वाटर है, इसका क्या महत्व है और किनको लेना चाहिए? क्या फायदे और क्या नुकसान है इसके? देखिए डिटॉक्स वाटर जो है वो सबको ही ले सकते हैं बेसिकली। इट इज़ नॉट स्पेसिफाई फॉर एनी डिसीज रिलेटेड, ओके। बट आज के डेट में डिटॉक्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। द रीज़न इज़ वो लो कैलोरी रहता है। एक्चुअली द वाटर इज़ लो कैलोरी, और क्योंकि हम उसमें किसी में हम चिया सीड्स ऐड करते हैं, किसी में हम कुकुम्बर ऐड करते हैं, हम गाजर ऐड करते हैं, ऑरेंजेस, लेमन ऐड करते हैं। एक तो डिटॉक्स वाटर से हमारी बॉडी जो है उसका वाटर का जो हाइड्रेट हो जाती है पूरी बॉडी जो है, क्योंकि आज की जनरेशन में हम देखते हैं पानी पीने का भी टाइम नहीं रहता इन लोगों के पास, तो हाइड्रेट होती है सबसे पहली बॉडी। दूसरी चीज़, जब हम उसमें कुछ फ्रूट्स या ऐसी कोई भी चिया सीड्स हम डालते हैं और जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स रहते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है इट हेल्प्स इन द वेट लॉस ऑल्सो, क्योंकि लो कैलोरी है, हम दिन भर में लो कैलोरी का इंटेक करें तो वेट लॉस होता है। और क्योंकि हम डिटॉक्स पानी पीते जा रहे हैं तो हमें बहुत एग्रेसिव वाली भूख नहीं लगती है, हमारी जो सटाइटी है वो उसको कंट्रोल करता है। बहुत अच्छी चीज़ है। डिटॉक्स का बेनिफिट ये है कि हमें स्किन में ग्लो मिलता है, जो आज सभी लोगों को चाहिए, क्योंकि हाइड्रेट होती है और विटामिन सी जाता रहता है तो बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर मैं इसका साइड इफेक्ट देखूं डिटॉक्स वाटर का, तो ये काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो बिना जाने डिटॉक्स वाटर का इंटेक बढ़ा लेते हैं।
हम सजेस्ट करते हैं 1.5 लीटर्स पर डे डिटॉक्स वाटर, इट्स एनफ। और उसके बाद आप 1 लीटर सिंपल पानी पीजिए। पर आजकल की जनरेशन ये करती है 3 लीटर 4 लीटर सिर्फ डिटॉक्स वाटर लेती रहती है, तो इट लीड्स टू फ्लूइड ओवरलोडेड टू द पेशेंट्स। वहाँ पे उनकी किडनी इफेक्ट होती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर आप डिटॉक्स पानी ले रहे हैं और अगर आपका यूरिन आउटपुट उतना नहीं है जितना आप पानी का इंटेक कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी स्वेलिंग की इश्यूज आ रही हैं, स्पेशली लोअर लिम्स में, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो यू नीड टू चेक इट विद डाइटिशियंस और कंसल्ट अ डॉक्टर वंस बिफोर टेकिंग दैट डिटॉक्स। डिटॉक्स इज नॉट मेंट फॉर किडनी पेशेंट्स एक्चुअली। अगर कोई किडनी पेशेंट डिटॉक्स ले रहा है तो देयर आर सम फ्यू कंडीशंस, या डायबिटीज पेशेंट ले रहा है तो उसकी किडनी प्रॉपर काम करनी चाहिए, उसको फ्लूइड ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, उसको कहीं स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो देन एंड देयर वी हैव टू स्टॉप द डिटॉक्स। अदरवाइज फॉर द नॉर्मल पेशेंट्स एंड फॉर स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स यू कैन से डिटॉक्स इज गुड। इसमें मैम ये बताइए कि हमारी जो सोसाइटी में भी इन जनरल जो फीमेल्स रहती हैं, उनके जो डाइटरी सजेशंस आप बोलते हैं और मेल्स के, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है कि नॉर्मल सेम ही है? दोनों में डिफरेंस होता है, बिकॉज जो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में आजकल दोनों वर्किंग है, मेन एंड फीमेल्स बोथ आर वर्किंग। पर अगर हम प्रेशर स्ट्रेस की बात करें तो फीमेल्स आर मोर इन स्ट्रेस देन वुमेन्स, बिकॉज उनको पूरा काम देखना है, उनको बाहर का भी काम देखना है, घर का भी काम होना है, घर में जो फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं उनको भी देखना है। तो हम सजेस्ट करते हैं फीमेल्स को कि वो डाइट में प्रोटीन एंड कैल्शियम का इंटेक और आयरन का इंटेक अच्छा रखे, दैट टू विद फ्लूइड इंटेक। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में हमने देखा फीमेल्स में प्रोटीन की बहुत कमी होती है, एंड ड्यू टू प्रोटीन उनको शाम को फटिकनेस आती है, टायर्ड हो जाती हैं बहुत जल्दी, मसल्स पेन होते हैं, बॉडी एक होता है। दिस इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। और हमारे इंडियन की जो डाइट होती है, स्पेशली जो वेजिटेरियंस डाइट लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम रहता है, उनमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है। तो दैट शुड बी देयर कि फीमेल की जो डाइट हो वो अच्छी प्रोटीन वाली हो, एंड जो मेल्स की डाइट हो इट शुड बी गुड इन प्रोटीन, लो इन फैट एंड लो इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हम वैसी डाइट हम प्लान करते हैं, बिकॉज जो मेल्स है वो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फील्ड में रहते हैं या किसी की सिटिंग जॉब रहती है, तो उस समय अगर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे उनका वेट गेन होगा, दे विल बी मोर प्रोन टूवर्ड्स डायबिटीज़। तो उनका हमें वो ध्यान रखना है कि उनमें लेस मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो उनके डाइट पे एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। डॉक्टर संजीत, एक क्वेश्चन है और है जो आमतौर पे मरीज पूछता ही है कि मेरी किडनी कब खराब होगी, मेरा हार्ट अटैक कब आएगा, मेरे पाँव में चोट लगी है तो पैर कटेगा क्या? तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है, एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड क्या होगा डायबिटीज़ शुरू होने के बाद? यदि कंट्रोल है तो, और कंट्रोल नहीं है तो? अगर आपका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल है, HbA1c टारगेटेड 7 के नीचे है, सो आइडली डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होना नहीं चाहिए। सो बट जो कि कुछ पेशेंट्स में डिफ़िकल्ट होता है HbA1c 7 तक पूरी लाइफ तक रखना। सो यूजुअली जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं 10 इयर्स के बाद होते हैं। सो यूजुअली जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस थे, पैरों में दर्द और पैरों में जलन आना, जो न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो उसके अलावा डायबिटीज़ के अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेफ्रोपैथी, किडनी में जो प्रॉब्लम होती है। यूजुअली अगर आपका अगर आपका HbA1c अगर 7.5 तक भी रहता है तो यूजुअली किडनी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। किडनी की कॉम्प्लिकेशंस को चेक करने के लिए ये एक नॉर्मल जो टेस्ट करते हैं हम, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, सो उसमें एनुअली करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स हो सकते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो डायबिटीज़ में अगर हमारा डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल है, सो हमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में वरी नहीं करना चाहिए। और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने की कुछ दवाइयाँ भी, जैसे स्टैटिन्स हैं, जो हम डायबिटीज़ से हो रहे जो कंट्रोल स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिन देते हैं। बट हमारे पॉपुलेशन में ये हो रहा है प्रॉब्लम कि लोग स्टैटिन को एक एक्स्ट्रा दवाई समझ के उसको लेना नहीं चाहते हैं, जो कि जब बार-बार हम उनको बोलते हैं कि सर इससे आपको हार्ट अटैक का चांस बहुत कम हो सकता है, स्ट्रोक का चांस कम हो सकता है। तो स्टैटिन अगर डायबिटीज़ अगर 40 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन से बचना है, सो और अटोरवास्टैटिन, रोज़ुवास्टैटिन नाम की दवाइयाँ आती है, वो आपको 40 के बाद रेगुलरली लेना चाहिए। आफ्टर कोविड पीरियड क्या डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस यंग में बढ़े हैं? मैंने एडोलेसेंट मतलब 17-18 साल 20 साल के बच्चों में एग्जैक्ट क्या कारण होना चाहिए?
मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि टाइप 2 के तो बड़े ही हैं इंसिडेंस, टाइप 1 के भी इंसिडेंस बड़े हैं। और टाइप 1 के इंसिडेंस भी जहाँ तक मेरा हाइपोथेसिस है कि ऑटोइम्यून बिकॉज़ ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर कुड बी वैक्सीन, कुड बी कोविड इन्फेक्शन। उसकी वजह से एंटीबॉडी बन के टाइप 1 का रिस्क बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ और लाडा डायबिटीज़, जो होता है टाइप 1 जैसा डायबिटीज़ ही होता है, जो कि 30 के बाद होता है। एल्डरली में अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखते हैं तो उसको लाडा के नाम से जानते हैं, लेट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन एडल्टहुड। वो भी, उसका भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा है कोविड के बाद। और टाइप 2 का डायबिटीज़ का इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ा है कि कोविड के बाद हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए, जो जो हम आजकल फूड ऑर्डर ऑन कॉल डिलीवरी हो जाती है। एवरीबॉडी इज़ ईटिंग विथ दिस particular ordering and getting food quickly and eating outside food at home. So that is also a reason for that. स्टार्टिंग में टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, ये मुझे भी नहीं पता थी और लोगों को पता नहीं होगी। उसको थोड़ा-सा बता सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, ये एक ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है। इसमें यूजुअली ये 30 के पहले 30 ईयर्स के पहले होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो पैंक्रियाज़ होता है, बीटा सेल्स बनाते हैं कई इंसुलिन हमारे। पैंक्रियाज़ के बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जो कि पैंक्रियाज़ के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज़ से निकलना बंद हो जाता है। अभी तक ऐसा कोई भी इनोवेशन, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं बनी है, जो कि पैंक्रियाज़ के बीटा सेल को रीजनरेट करके और उससे इंसुलिन बनाने का टेंडेंसी बढ़ा सके। कई बार पेशेंट्स ये पूछते हैं मुझसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया सर, और टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना होता है। अगर हम इंसुलिन बंद करते हैं, उसमें 2 तरह की इंसुलिन यूज़ होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। एक 24 घंटे की इंसुलिन, इसको बेसल इंसुलिन नाम से जानते हैं, और एक होता है प्रांडियल इंसुलिन, जो खाने के बाद के शुगर को बढ़ने से रोकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसल इंसुलिन को बंद कर देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसल इंसुलिन को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बेसल इंसुलिन बंद करते ही हमारे को कीटोएसिडोसिस होएगी, और कीटोएसिडोसिस से हम सीरियस होके लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपको कम भी करना है इंसुलिन, तो प्रांडियल इंसुलिन, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसल इंसुलिन होता है, उसको कभी भी बंद नहीं करना होता है। सर मान लो 16-17 साल के बच्चे को डायबिटीज डिटेक्ट होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि टाइप 1 में कंड है कि टाइप 2 में? कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जिससे उसको पता चले? ऐसे में हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि पैंक्रियाज से इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर मैंने बताया ना, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। टाइप 2 में डिजीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, टाइप 1 में इंसुलिन बनने की प्रॉब्लम है। उसके टेस्ट करने के लिए सी पेप्टाइड नाम का एक टेस्ट होता है, जो हम करते हैं। उसको 2 तरीके से किया जाता है, जैसे फास्टिंग में करते हैं, जब हमारा शुगर 140 और 50 के नीचे हो, और एक होता है प्रांडियल, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड सी पेप्टाइड। फास्टिंग सी पेप्टाइड एंड स्टिमुलेटेड सी पेप्टाइड, ये करके हम पता कर सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो सी पेप्टाइड का जो वैल्यू है 1.5 से नीचे आएगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वहाँ इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहेगी आपकी बॉडी में, तो सी पेप्टाइड 1.5 से ज़्यादा है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइपिस इंसिपिडस ये क्या होता है? सर कैसा? क्योंकि मैं यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मेरा सही था आंसर उसका। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज का मतलब होता है सर बार-बार यूरिन लगना, सामान्य बात है, मेडिकल जो है। डायबिटीज में बार-बार यूरिन आ रहा है। मेलिटस मतलब यूरिन में शुगर आ रहा है, और इंसिपिडस मतलब आपको यूरिन आ रहा है, बट उसका रीज़न पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन, जिसकी वजह से हमारा यूरिन में कंट्रोल रहता है सर। अगर वैसोप्रेसिन, कुछ पेशेंट्स मुझे, मेरा भी पेशेंट एडमिट भी है मेरे यहाँ का, उसको वैसोप्रेसिन बन रहा नहीं, तो उसको रात में 8-10 बार यूरिन जाता है सर, दिन में 4 से 5 लीटर यूरिन आता है। डायबिटीज इंसिपिडस बनता है। यूरिन के साथ में सोडियम लॉस भी होते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन यही था कि वैसोप्रेसिन नहीं उसका बन रहा है, तो विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ होगा उसमें? तो मैंने पढ़ा था कि वैसोप्रेसिन से वाटर रिटेंशन रूप होता रहा है ना? हाँ, रोकता है। तो मैंने उसी में दिमाग यही लगाया कि वाटर रिटेंशन हुआ तो सिप होगा ना, इंसिपिडस, हाँ। मतलब सिप मतलब कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड है। सर एक आम मामूली वाला क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है, उसके मन में ऐसा ख्याल आता है मेरी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म हो गई है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे मरीज को? क्या वो डरे डायबिटीज़ से? क्योंकि रहना तो उसी के साथ है। क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? अगर डायबिटीज अभी-अभी हुआ है आपको विदिन 5 इयर्स ऑफ ऑनसेट,
सो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपकी डायबिटीज़ मैंने बताया रिवर्सल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट रिमिशन इज़ पॉसिबल। सो अगर आप लाइफ़स्टाइल अपना जो वेट बढ़ा हुआ है उसको कम कर सकते हो, खान-पान को नियंत्रित कर सकते हो, तो आप हो सकता है कि 6 महीने दवाई खा के दवाइयों को बंद भी किया जा सकता है, रिमिशन में जा सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि डायबिटीज़ हुआ तो हमारी लाइफ़ ख़त्म हो गई, हमको ये हो जाएगा काम सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर हमारी किडनी कब ख़राब होगी? हमारी हार्ट का अटैक कब आएगा? हमारा आँख का रोशनी कब जाएगा? तो उनको मैं समझाता हूँ कोई डरने की बात नहीं है, डायबिटीज़ अभी बहुत कॉमन है, अपना लाइफ़स्टाइल को ठीक रखो, खाना भी ठीक रखो। हो सकता है कि आपकी जो दवाइयाँ मैं भी दे रहा हूँ 6 महीना तक बंद कर। सो अगर उनको डाइट और लाइफ़स्टाइल पे स्ट्रेस देंगे यूजुअली हम कम देते हैं डॉक्टर्स। डाइट और लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस ज़्यादा करके दवाइयों को कम देके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, इंसुलिन को लेकर बड़ा स्टिग्मा है समाज में। ऐसा लोग सोचते हैं कि इंसुलिन लगने के बाद अब मेरी इंसुलिन नहीं छूटेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर ये इसमें कितनी सत्यता है? सो टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन लग रही है आपको, सो इनिशियली कुछ जैसे एट द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ भी लगाते हैं। अगर डायबिटीज़ बहुत शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो भी आपको इंसुलिन लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में मैं बताया टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा बनता है। हम कंट्रोल करने की शुगर दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी में रेजिस्टेंस है इंसुलिन का। 100 यूनिट इंसुलिन बन रहा है आपकी बॉडी में जो कि काफ़ी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा 100 यूनिट की ज़रूरत है, तो हम बाहर से दे रहे हैं। तो ऐसे अगर शुगर कंट्रोल होता है और लाइफ़स्टाइल ठीक रखते हैं, दवाइयाँ प्रॉपर लेते हैं, तो हो सकता है ग्रेजुअली इंसुलिन बंद हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन मैंने बहुत लोगों का बंद भी किया है और बंद होना पॉसिबल है। बट जैसे अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ से, तो जिसको इंडिकेशन है इंसुलिन का, उनको हम यूजुअली बंद नहीं करते हैं। कम हो जाता है। डॉक्टर संजीत एक बड़ा एक सामान्य सा लोगों का परसेप्शन है कि डायबिटीज़ सारी बीमारियों की जननी है। क्या ऐसा मिथ है या सच है? अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है सो तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। अगर डायबिटीज़ आप उसको हल्के में लिए हो, जैसे आप ना तो डाइट, लाइफ़स्टाइल ना तो मेडिकेशन प्रॉपर ले रहे हो। अगर शुगर आपका नियमित रूप से बढ़ा हुआ है, सो उससे सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बीट हार्ट, ब्रेन और किडनीज़ तो सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको डायबिटीज़ को कैसे रखना चाहते हो। आप उसको जन्नी बनाना चाहते हो बहुत सारी बीमारियों की या फिर उसको कंट्रोल करके आप नॉर्मल विदाउट एज लाइफ ऐसे जी सकते हो जिसका आपको डायबिटीज है ही नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर ऋचा एक समाज में थोड़ा-सा इस तरह की बातें चलती है कि पानी पीना बैठ के पीना चाहिए या खड़े होके पीना चाहिए? अगर इसके बारे में कुछ पानी जब भी आप पिएं, कहीं पे भी पिएं, हम बैठ के पिए इसलिए बोलते हैं कि आप रिलैक्स होके कोई भी चीज़ पिए। जब आप बैठ के पीते हैं तो आप पहले 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद आप पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि खड़े-खड़े पूरा आधा लीटर वो पानी ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है तुरंत उनके पेट में ब्लोटिंग दिखती है। वो बोलते हैं ना कि हमारा पेट भरा-भरा सा लग रहा है, अब हम खाना नहीं खा सकते, हम कुछ भी नहीं खा सकते। दैट्स द मेन रीज़न हम खड़े होके पानी पीने के लिए अवॉइड बोलते हैं कि आप मत पीजिए। जब आप बैठ के पानी पीते हैं तो वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है आपके मसल्स में, बॉडी में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है, वो हाइड्रेशन को मिटाता है। मैम आपसे एक क्वेश्चन और है, ये इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है? और किसको करना चाहिए? उसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं? सी इन्फ्लेमेटरी डाइट आजकल बहुत ही ट्रेंडी डाइट हो चुके हैं वी कैन से स्पेशली इन यंगस्टर्स वी हैव सीन एंड especially in those people who want to go for the weight loss immediately, who want to see the results in just 10 to 15 days. Inflammatory diet is basically on antioxidant rich diet जिसमें हम millets एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम प्रमोट करते हैं खाने के लिए। हम यूजुअली उसमें प्रोटीन को इतना ध्यान नहीं देते हैं। हम प्रोटीन को बेसिकली एक बेसिक मोड पे रखते हैं, फैट का कट डाउन करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को प्रमोट करते हैं उसमें। हम उनको बोलते हैं कि आप जो मेन कोर्स है उसमें आप रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए, पर आप वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, सैलेड्स का पोर्शन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, सूप्स लीजिए, बॉइल्ड वेज लीजिए, दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट फैट। सर आपसे एक क्वेश्चन था, तो ये इंटरमिटेंट डाइट यदि किसी डायबिटिक पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, तो उसके हानिकारक तो नहीं होगा? नहीं सर, बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम अ, हाँ, यूजुअली क्या होता है कि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं या फिर टैबलेट्स ले रहे हैं, सो अगर हम डाइट स्टार्ट करते हैं ऑल ऑफ सडन, क्योंकि हमारा डाइट पहले ज़्यादा था, अभी हमने फास्टिंग करके कम कर दिया, तो डाइट के हिसाब से हमें दवाइयों का डोज ग्रेजुअली कम करना होता है।
अगर हम नहीं कर पाए तो पेशेंट्स को शुगर लो होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम अचानक डाइट चालू कर दिया और हमारी दवाइयाँ वही चल रही जो पहले चल रही थी, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंशन चाहिए तो डाइट स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके दवाइयों को डोज को कम करा सकते आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है एंड इफ ही और शी वांट्स टू गो फॉर द इंटरमीडिएट डाइट, तो हमारे पास 5:2 का एक रेशियो चलता है उस डाइट में, जिसमें हम ये बोलते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे आप नॉर्मल डाइट प्लान्स में रहिए जो आपका बेसिक डाइट है, एंड सैटरडे संडे आप इंटरमीडिएट डाइट पे आइए, जिसमें हम बोलते हैं 8 आवर्स का विंडो पीरियड होता है। जो 8 आवर्स का विंडो पीरियड होता है हम उसमें बोलते हैं आप 8 आवर्स को खाएंगे, बाकी जो 16 आवर्स है आप उसमें फास्टिंग जोन पे रहेंगे। यू कैन बी ओनली ऑन वाटर, और अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है एंड ही वांट्स टू गो फॉर द वेट लॉस आल्सो, तो हम डिटॉक्स वाटर वी कैन इंक्लूड इन दैट। तो 5:2 प्लान इज वेरी सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। along with डिटॉक्स वाटर। हाँ। क्वेश्चन मेरा है, मेरा एक पुलिस कांस्टेबल है, उसको ड्यूटी करनी है, ही इज़ डायबिटिक, वीआईपी ड्यूटी या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी या क्राइम में ड्यूटी, उसको लगातार 5-6 घंटे उसमें रहना है। उसको उस समय, उस ड्यूटी के टाइम पे सड़क पे है, भीड़ भी है, सब कुछ है, उसको उस समय क्या प्रिकॉशन रखनी है? मतलब 6 घंटे में उसको कुछ साथ में रखना चाहिए खाने के लिए, या वाटर इनटेक उसका उस समय कैसा होना चाहिए? कोई बेसिक चीज़ें, ताकि वो डायबिटिक पेशेंट है, उसको हेल्थ उसकी अफ़ेक्ट ना हो उस समय। 6 घंटे वो 8 घंटे में बदल सकते हैं, 10 घंटे में बदल सकते हैं। सो अगर डायबिटीज़ आपको लंबे ड्यूरेशन का है, अगर आपको दवाइयाँ मल्टीपल दवाइयाँ चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, सो वैसे में हम हमेशा पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंशन के लिए बताते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की प्रिवेंशन के लिए यूजुअली पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि अपनी जेब में कुछ कैंडीज़, कुछ चॉकलेट्स रखा करो। क्योंकि अगर फास्टिंग अगर एक्सटेंड करते हैं और मेडिकेशन का इफ़ेक्ट रहेगा, तो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली मल्टीपल डोज़ जो इंसुलिन लगाते हैं एमक्यू। जो माइल्ड डायबिटीज़ है, जिनको नॉन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं। डायबिटीज़ के 2 तरह के ड्रग्स होते हैं, एक हाइपोग्लाइसेमिक, एक नॉन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। सो अगर नॉन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स चल रहे हैं, तो यूजुअली ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स चल रहे हैं, सो वैसे में रिस्क रहता है। सो हाइड्रेशन तो मेंटेन रखना ही होगा। साथ-साथ अपने हमको हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंशन के लिए कुछ ग्लूकोज़ या कुछ कैंडीज़, कुछ बिस्किट्स ये साथ में लेके चलना चाहिए। मैम, अक्सर लोग पूछते हैं कि हेल्दी तेल कौन-सा होता है, जिसमें कम नुकसान हो? वैसे तो तेल कोई भी आइडियल तो है नहीं, चाहे किसी का भी हो। बट कौन-सा तेल है जो डायबिटिक पेशेंट में या एक हेल्दी रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। सर कोई भी तेल एज सच देखे तो आज के डेट पे हेल्दी साउंड नहीं बोलेंगे हम उसको, बट आई विल सजेस्ट कि हमें हमेशा तेल जो है ना बदल बदल के यूज करना चाहिए, क्योंकि तेल में हम एसएफए, प्यूफा, म्यूफा ये 3 चीज देखते हैं, ठीक है? तो एसएफए, प्यूफा, म्यूफा, म्यूफा इज गुड फॉर अवर हार्ट, ओके, एंड एसएफए इज ऑल्सो गुड, पर प्यूफा हमें ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसी के कारण हम बोलते हैं हमें डालडा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम उसके लिए बोलते हैं मूँगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सब चीज़ें हमें डेली बेसिस में हमें कुकिंग पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि हमें हर अल्टरनेट डेज़ या एक टाइम की कुकिंग हमें मस्टर्ड ऑयल में करनी चाहिए, ताकि हमारा म्यूफा अच्छा हो। मस्टर्ड ऑयल इज़ गुड फॉर कुकिंग एंड फॉर अवर बॉडी ऑल्सो, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। सेकंड थिंग, हमें सोयाबीन ऑयल, सैट फाइबर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हम इसको अल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं। एक मंथ अगर हम सोयाबीन यूज़ करें तो आप नेक्स्ट मंथ सैफ ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। हमें हमेशा एक उसमें मतलब जनरेशन से चले आ रहा है कि हम मूँगफली का तेल ही ले रहे हैं तो हमें वही चलाना है, वो अब मिथ हमें चेंज करनी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये सब आम पब्लिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ये एक डायबिटिक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन बताइए 10 साल 15 साल में आने हैं, तो कौन-कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसको रूटीन कराने चाहिए, जिससे उसकी नसों के बारे में पता चल जाए? उसकी आँखों में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, किडनी में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है, हार्ट में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो उसको साल में या ब्लड ग्लूकोज़ छोड़ कर के, और से कौन-कौन से टेस्ट हैं उसको रूटीनली साल, डेढ़ साल, 2 साल में कराने चाहिए? सो जैसे मैंने बताया, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो एक टेस्ट है जिससे हम अर्ली स्टेज में अगर किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज हो रही है तो पकड़ सकते हैं। यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो सिंपल टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप एनुअली आप अपना रेटिनोपैथी का चेक कर सकते हैं, फंडस
फंडस जो होता है फंडस कैमरा के थ्रू हम करते हैं। उसके अलावा ईसीजी या टीएमटी हम कर सकते हैं। अगर ईसीजी में कुछ एब्नॉर्मैलिटी आती है तो कुछ पेशेंट्स हम टीएमटी कर सकते हैं। ईसीजी कुछ पेशेंट्स में नॉर्मल भी आ सकता है सर। सो अगर डायबिटीज़ का ड्यूरेशन अगर 10 साल से ऊपर है तो आई सजेस्ट कि आप टीएमटी भी 10 साल के बाद एक बार कर लें। कराते रहे। हाँ, अगर टीएमटी में अगर सपोज़ कुछ सस्पिशियस आता है तो आप सीटी एंजियोग्राफी भी एक टेस्ट है जो कि यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जिसमें हम रफली पता कर सकते हैं कि हार्ट में कितना परसेंट ब्लॉकेज है विदाउट इवन गेटिंग एडमिटेड। सो उसके अलावा जो फुट एग्जामिनेशंस होते हैं, फुट में हम जो वीपीटी टेस्ट करते हैं, वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्ट होता है। अगर न्यूरोपैथी के अर्ली साइंस हम पकड़ना है तो हम वीपीटी टेस्ट से वाइब्रेशन सेंसेशन अगर किसी का जाता है तो हम उससे इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं और डायबिटीज़ और बाकी स्टैटिन देके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक वीपीटी टेस्ट होता है जो एनुअली कराना चाहिए। सो ये कुछ टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, फंडस, वीपीटी टेस्ट एंड ईसीजी और टीएमटी। सो इससे हम डायबिटीज़ से होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे भी पहले भी पूछा था कि डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, हाँ या ना? तो दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को मिथ है कि ब्लड शुगर का लेवल फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रभाव में उसकी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। मेडिकल साइंस के दृष्टि से ये कितना सही है या कितना गलत? सो डायबिटीज़ के जो कट ऑफ्स आते हैं जैसे एचबीएवंसी हम बोलते हैं 6.5 के नीचे आना चाहिए। ये एक्चुअली रिगरसली स्टडीड है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक कट ऑफ चूज़ कर लिया कि 6.5 ही होना चाहिए। एक्चुअली 1994 में 2 स्टडीज़ हुई थी। तो 1984 में एक स्टडी हुई थी जिसको बोलते हैं डीसीसीटी ट्रायल। डीसीसीटी ट्रायल जो था वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए था, बच्चों के लिए था। तो 1994 में एक ट्रायल था यूकेपीडीएस जो कि बहुत पुराना और लैंडमार्क स्टडी बोलते हैं जो हम। तो उसमें उन्होंने देखा था ये कि अगर हम HbA1c को 6.5 रखते हैं तो डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर हम 7 रखते हैं, 8 रखते हैं तो डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रेटिनोपैथी, उन्होंने रेटिनोपैथी को एज अ कॉम्प्लिकेशन ऐड किया था। सो उन्होंने पेशेंट्स को फॉलो किया 10 साल, 15 साल। सो उन्होंने देखा कि अगर किसी का HbA1c 6.5 के नीचे रह रहा है तो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, जिसका 7 और 7 के ऊपर रह रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। सो बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेशंस ये कट ऑफ्स निकाला गया है। ये ऐसा नहीं है कि किसी फार्मा कंपनी ने रिसर्च किया और बोला कि नहीं इतना कट ऑफ होना चाहिए। एक्चुअली हार्ड एंड पॉइंट बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बेस पे कट ऑफ्स निकाले गए हैं। ये बिल्कुल ही मिथ्या होगा अगर हम बोलेंगे कि ये फार्मा कंपनी के थ्रू निकाला गया है या फिर ऐसी आर्बिट्री फाइंडिंग्स के हिसाब से ये कट ऑफ्स निकालेंगे। जो HbA1c कट ऑफ 6.5 यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूज़ करते हैं, और पोस्ट प्रांडियल जो 2 आवर्स होता है वो 200 का मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूज़ करते हैं। सो ये बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेशंस यूज़ होता है। ये WHO के स्टैंडर्ड्स भी होंगे। हाँ, तो बेस्ड ऑन दोस स्टडीज़ WHO ने स्टैंडर्ड बनाए। पहले स्टडीज़ आई, ये स्टडीज़ बहुत पुरानी है और रिगरसली स्टडीड है। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट के लिए मैं ध्रुव जोन क्याजी साहब को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर संजीत जायसवाल को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर ऋचा जैन मैडम को भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये साइंटिफिक वार्ता, जिसको आम भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, आपके सारे संदेह जो है दूर हो गए होंगे। साइंस जो है हमेशा तथ्यों पे बात करता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो वैल्यूज़ है वो सारी स्टडीज़ होने के बाद वो डिसाइड होती है। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उसे निर्णय नहीं कर सकती। आप सभी से निवेदन है कि आप ध्रुव पुलिस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करें, उसे देखें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। और आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।